नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। एसके झा सर का बुक है जो 5th एडिशन का सामान्य विज्ञान है, उसी का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, कोशिका सेल को। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आप लोग को जब भी कोई भी वीडियो इस पर प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो अपलोड होता है। और कल से हम प्रयास करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने का। आज 2 दिन से हम बायो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कल से तीनों सब्जेक्ट को हम पढ़ा के आपको हम इस पर प्रोवाइड करा देंगे, वो भी फ्री में, एक भी पैसा नहीं लेंगे। और पीडीएफ भी आपको, इस बुक का पीडीएफ जो हर चैप्टर पढ़ाएंगे, हर चैप्टर का आपको पीडीएफ आपको हम इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। क्या है प्यारे दोस्तों? कोशिका है, सेल पढ़ाने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर को क्या है प्यारे दोस्तों? पढ़ा दिया गया। कोशिका है, सेल। तो चलते हैं, इसको जूम करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन, पहला क्या है? सेल क्या है? कोशिका को सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। समझ में आ गया? अगला चलते हैं। क्या? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें अनेक चेंबर दिखाई दिया। क्या? अनेक चेंबर दिखाई दिया। इस चेंबर्स को कोशिका कहा। कॉर्क क्यूर्क्स सबर ओएक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें अनेक चेंबर दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका नॉन लिविंग सेल्स का अध्ययन किया, है ना। निर्जीव कोशिका का अध्ययन किसने किया? आपको सही जवाब मारना है, रॉबर्ट हुक ने। निर्जीव कोशिका के अध्ययन किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन है। एवी लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले नोट में देखते हैं, नोट में क्या है। नोट में है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा कहलाता है। माइकोप्लाज्मा जो है प्यारे दोस्तों, ये संसार की सबसे छोटी कोशिका है। क्वेश्चन पूछाएगा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। संसार की सबसे बड़ी, अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 170 mm गुना 135 mm होता है। अगर संसार की सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे बड़ी, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अब मानव इसमें जुट गया, वहाँ संसार था लेकिन यहाँ मानव जुट गया, है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है प्यारे दोस्तों? जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेंथुअल या कनिका कोशिका कहलाता है। याद आया आपको? मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेंथुअल क्या है? ग्रेंथुल या कनिका कोशिका कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ तो छोटी थी, यहाँ बड़ी। आप बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को कहा जाता है। क्या?
अंडाणु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को कहते हैं। क्या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है? क्या न्यूरॉन होता है? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन सही है। अगला है, पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, पुरुष की शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। तो प्यारे दोस्तों ये सब जो है नोट्स में लिखा गया था, इस शब्द में भी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नोट्स में। क्या अगला है, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। कोशिका का आकार कहाँ मापा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, माइक्रोमीटर में। कोशिका का आकार कहाँ मापा जाता है? माइक्रोमीटर में मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलता रहता है। कुछ कोशिका जो है अपना आकार क्या होता है? पल पल में मतलब तुरंत तुरंत बदलते रहता है। जैसे अमीबा तथा मनुष्य की WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल कोशिका का आकार निश्चित नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल की निश्चित नहीं होता है, और अमीबा की उसका आकार जो है पल पल में चेंज होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द है कोशिका अंगक। क्या? कोशिका अंगक NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दो जर्मन वैज्ञानिक जो है, दो जर्मन वैज्ञानिक है ना, दो जर्मन वैज्ञानिक स्क्लाइडेन 1838 एवं स्केवन प्यारे दोस्तों स्क्लेंडन 1838 एवं स्कीवेनन 1839 ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वेनन प्राणी शास्त्री एवं स्क्लिंडन वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी इस प्रकार दिया। किस प्रकार दिया मेरे प्यारे दोस्तों? तो चलिए हम बताते हैं। पहला है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। सेकेंड है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करता है। किसी कार्य को क्या करता है? संपन्न करता है। नेक्स्ट है, कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। उनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तथ्यों का अपवाद है। ये जीव निम्नवत है। क्या है? निम्नवत है। तो चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, विषाणु वायरस। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। विषाणु जो है, विषाणु को ही वायरस कहते हैं। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। नोट, विषाणु का प्रमुख लक्षण निम्न है। विषाणु को कौन कौन लक्षण है और क्या है? पहला पॉइंट, जीव द्रव व कोशिकांगों का अभाव है। जीव द्रव व कोशिकांगों का अभाव होता है। अगला है पॉइंट, अनेक जैविक क्रियाओं, श्वसन, उत्सर्जन आदि का अभाव होता है। गुण केवल परपोषी कोशिका के अंदर होता है। गुण जो है, गुणन केवल परपोषी कोशिका के अंदर होता है। इसे क्या कहता है? विषाणु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निर्जीवों के समान इनके भी क्या? निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट था। ठीक है, चलिए ये हो गया वायरस। चलिए अगला है वायरॉइड। क्या? वायरॉइड। इसका खोज डियनर एवं रेमेयर ने 1971 में किया था। वायरॉइड की खोज किसने किया? डियनर रेमेयर ने किया था।
डियनर और रेमेयर ने किया था 1971 में। कब? 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह विषाणु के समान परंतु विषाणु के विपरीत इसमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। किसका? प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। अगला है, यह पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। अगले हैं, नारियल में कैंडांग नामक रोग, आलू में तरकू कंद नामक रोग इन्हीं के कारण होता है। किसके? तो वायरॉइड के कारण होता है। ठीक है, वायरॉइड के कारण होता है। अगले क्वेश्चन, तीसरा नंबर, प्रियॉन। क्या है? प्रियॉन। इसकी खोज स्टैनले सिनर ने 1982 में, है ना। कौन किया था? तो स्टैनले सिनर ने 1982 में किया था प्रियॉन की खोज। नेक्स्ट, यह केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रियॉन जो है प्रोटीन से निर्मित होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियक अम्ल का अभाव होता है। किसका? न्यूक्लियक अम्ल का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, प्रियॉन यह जंतु एवं पादप में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पर कोस्का सिद्धांत का पालन नहीं होता है। प्रियॉन पर कोस्का सिद्धांत का पालन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है? प्रोकैरियोटिक कोस्का। क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोस्का होता है। दूसरा क्या है? बी में है यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक को पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं प्यार। चलिए, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है कि इसमें क्या होता है? तो इसमें देख लीजिए क्या क्या होता है। पीली होता है, प्लाज्मिडियम होता है, प्लाज्मिड में भी पाया जाता है, राइबोसोम भी होता है, यहाँ से यहाँ राइबोसोम होता है, कोशिका द्रव यहाँ से यहाँ होता है, कोशिका द्रव भी होता है, कोशिका भित्ति यहाँ होता है, प्लाज्मा झिल्ली भी होता है, खोल भी पाया जाता है। तो आपको देखना है कि प्रोकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है। तो पीली, प्लाज्मिड, राइबोसोम, कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, खोल, ये सब जो है किस में है? प्रोकैरियोटिक में है। और भी है, यहाँ से देखिए क्या है। तो न्यूक्लियक क्या है? न्यूक्लियोइड गोलाकार डीएनए है। यहाँ क्या होता है? डीएनए है। क्या है? गोलाकार डीएनए है। ठीक है, और बैक्टीरियल फ्लैगेलम। क्या है? बैक्टीरियल फ्लैगेलम यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ। तो चलते हैं अगले यूकैरियोटिक पर। क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक बताते हैं क्या होता है यूकैरियोटिक में, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, गोल्जी क्वाय, इसमें गोल्जी क्वाय होता है, यहाँ प्लाज्मा झिल्ली होता है, तार केंद्र होता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, खुरदरी अंतर्द्रवी पाया जाता है यहाँ से। ठीक है, और जालिका पाया जाता है, खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका, कोशिका द्रव पाया जाता है इसमें। ठीक है, केंद्रक, प्यारे दोस्तों, केंद्रक पाया जाता है। और क्या है? केंद्रीय झिल्ली पाया जाता है। क्या है? केंद्रीय झिल्ली पाया जाता है। और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका पाया जाता है, और गोल्जी क्वाय यहाँ पाया जाता है। एक इसमें अति कीजिए कि इसमें केंद्रक है, इसमें केंद्रक नहीं है। क्या है? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ केंद्रक है ना, केंद्रक। लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक है? देखिए नहीं है। खोज लीजिए कहीं है? नहीं है। इसमें बहुत सारा अथी है कि इसमें नहीं है और इसमें है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगला दिखाते हैं आगे अगले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर
पेज नंबर कितना है प्यारे दोस्तों? चलिए पेज नंबर 459 पर चला है प्यारे दोस्तों। 459 नंबर पेपर नंबर 2 का है ना, चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पेज नंबर आ गया। ठीक है, पहला पेज नंबर ख़त्म कर दें, चलते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है आप लोग समझते चलिएगा। और एक बार में नहीं समझते हैं तो वीडियो को अब दोबारा देखिएगा। ठीक है, चलिए क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सबसे फर्स्ट में था, यूकैरियोटिक नीचे में था, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, सेल। प्रोकैरियोटिक में होता है पहला पॉइंट कि यह प्राचीन कोशिका है। प्रोकैरियोटिक में यह प्राचीन कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल आदि आता है। किसके? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल आदि आता है। और इसमें क्या आता है यूकैरियोटिक में? यह वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। दोनों में अंतर समझ गए। इसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल आते हैं, लेकिन इसमें क्या आता है? पौधे एवं जीव आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। दूसरा में क्या है प्यारे दोस्तों? दूसरा पॉइंट में देखिए, दूसरा पॉइंट दिखा रहे हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में। अगर पूछ देगा कि गोल्जी बॉडी कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में। तो याद रहेगा तभी तो। यहाँ पूछेगा कि गोल्जी बॉडी कहाँ नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में। लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यही अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। आई है यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक तो इसमें 70 प्रकार का होता है। इसमें राइबोसोम, यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 प्रकार का होता है, 10 बढ़ जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है और राइबोसोम में इस प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक में। अगला है, डीएनए गोलाकार होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। यही यूकैरियोटिक में चले जाइए। यूकैरियोटिक में डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होता है एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो विकसित होता है। ठीक है, अंतर समझ गए। अगला पॉइंट है, इनमें वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें वास्तविक केंद्र पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में देखें ऊपर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन केंद्रिका पाई जाती है। क्या है? यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाई जाती है, लेकिन केंद्रिका नहीं होती है। केंद्रिका जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में पाई जाती है। अब आइए प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रकाभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, जूम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। ये समझ गए। यूकैरियोटिक में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। अगला पॉइंट है, कोशिका की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स मतलब क्या प्यारे दोस्तों? आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की संरचना सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका,
प्लांट सेल्स तथा जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका एनिमल सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों पहले ऊपर से हो आते हैं। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन से नोट में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। नोट में क्या है? नोट में है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव के सीधी संपर्क में रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ है ना, जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में रहता है। अगला है इसमें गुणसूत्र एवं हिस्टोन, इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में इसमें गुणसूत्र एवं हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लियिक अम्ल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लियिक अम्ल होता है। ठीक है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो है अंगक के रूप में होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अस्पष्ट केंद्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी है। ये एनसीईआरटी के आधार पर है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर, जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना इत्यादि सब क्या एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना इत्यादि सब एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। शरीर के द्वारा एक कोशिकीय को भोजन मिलता है, संग्रहण होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। किसके द्वारा? शरीर द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावीय गति द्वारा होता है। क्या? पक्षावीय गति द्वारा होता है। अगला है सेकेंड नंबर, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना है। बहुकोशिकीय जो है जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना है, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, मनुष्य आदि सब क्या है? बहुकोशिकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट पे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या जंतु एवं पादप कोशिका की तुलना करना है? क्या तुलना करना है? क्या अंतर का आधार अथवा क्या है? कोशिकांग। अगला है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों को क्या है? अंतर देखना है। कोशिका भित्ति, सेल वाल, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में, इसमें कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों जाती है, जिसका निर्माण सेलुलोज से होती है। किससे? सेलुलोज से होती है। ठीक है, अगला है इसमें जंतु कोशिका में, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है प्यारे दोस्तों? तो अगला है, ये तो हो गया था, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है जो अर्ध परागमय होता है। सेकेंड है केंद्रक, न्यूक्लियस, इसमें भी केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु कोशिका में किनारे की ओर स्थित होता है। कोशिका में क्या होता है? किनारे की ओर स्थित होता है। और एनिमल में जाइए, जंतु में केंद्रिका क्या है? केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु कोशिका के मध्य में स्थित होता है। कोशिका के मध्य में स्थित होता है कौन? जंतु कोशिका। ठीक है, अगला केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है कौन? पादप कोशिका में, लेकिन केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है जंतु कोशिका। दोनों में क्या होता है? उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। हरित लवक, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, याद रखिएगा, हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम,
राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम जो है पादप कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन राइबोसोम उपस्थित दोनों में होता है। राइबोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। रिक्तिकाएँ, रिक्तिकाएँ आकार में बड़ी तथा कम संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है, रिक्तिकाएँ आकार में छोटी तथा अधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये हो गया जंतु कोशिका में। लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम पाया जाता है कहाँ? जंतु कोशिका में। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु बड़े आकार के होते हैं। किसमें? पादप कोशिका में। गुणसूत्र उपस्थित होते हैं पर छोटे आकार के होते हैं जंतु कोशिका में। छोटे आकार के गुणसूत्र किस में होता है? जंतु कोशिका में। बड़े आकार की गुणसूत्र किस में होता है? तो पादप कोशिका में होता है। यही अंतर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है। इसमें भी दोनों प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका उपस्थित होता है तथा इनकी संख्या कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला है, खुरदरी एवं चिकनी दोनों प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका उपस्थित होता है तथा इनकी अधिक संख्या होती है। तो आप लोग को याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पेज नंबर कितना है प्यारे दोस्तों? 460, 460 नंबर में। चलिए क्या? प्रकाश संश्लेषण। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण ये क्या है? पादप कोशिका। प्रकाश संश्लेषण जो है पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। होता है? जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का संचय, है ना। तो पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। याद रखिएगा, पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट, और वही जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। याद रखिएगा दोनों अंतर। सेंट्रियोल, इनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें सेंट्रियोल पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। रसधानी, पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है। रसधानी पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है। यही अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना था। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। अगला है क्वेश्चन, वह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति को जो है कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव के स्त्रावित पदार्थ द्वारा इसका निर्माण होता है। यह कोशिका विभाजन की अंतःवस्था के समय अंतःप्रद्रवी जालिका की छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, मतलब प्लांट सेल्स है ना, और आपको एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। चलिए अगला है, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका चारों तरफ से अत्यंत महीन पारदर्शी एवं अर्धपरागमय झिल्ली से घिरी होती है। इसमें कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका चारों तरफ से कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। अगला है, कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अगला है, इसी के मध्य से कोशिका में आयनिक सांद्रता के अंदर बना रहता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले। चलिए आगे देख लीजिए, यही है जंतु कोशिका और यह पादप कोशिका। क्या है प्यारे दोस्तों? पादप कोशिका है।
जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में हो गया क्या, गोल्जी उपकरण। क्या, गोल्जी उपकरण। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, गोल्जी उपकरण पाया जाता है। चिकनी अंतर्द्रावी कोशिका जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी उपकरण जंतु कोशिका में पाया जाता है, यहाँ होता है। और चिकनी अंतर्द्रावी जल का है ना, चिकनी अंतर्द्रावी जल का कहाँ पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में। केंद्रीय झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है। और केंद्रक जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मा जंतु कोशिका में। तार्क केंद्र जंतु कोशिका में। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, यहाँ से, ठीक है। और राइबोसोम, यहाँ से यहाँ राइबोसोम और यहाँ से यहाँ राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में। और खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका जंतु कोशिका में। और कोशिकीय क्या है, कोशिका द्रव जंतु कोशिका में। ये सब क्या है, जंतु कोशिका में एनिमल सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है, पादप कोशिका, प्लांट सेल। पादप कोशिका में देख लेते क्या क्या। पादप कोशिका में चिकनी अंतर्द्रावी जलिका पाया जाता है। चिकनी अंतर्द्रावी जलिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम यहाँ भी पाया जाता है और लाइसोसोम यहाँ पाया जाता है। लाइसोसोम यहाँ भी पाया जाता है, दोनों में लाइसोसोम पाया जाता है। कहाँ कहाँ क्या अंतर देखिएगा। खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका, खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका किधर है, खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका यहाँ पाया जाता है और यहाँ पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। हरित लवक है इसमें, देख लीजिए हरित लवक दिखा देते हैं। हरित लवक तो खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका, हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है। हरित लवक जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन हरित लवक यहाँ पाया जाता है। एक यहाँ अंतर है, इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया। पादप कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें जंतु कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है, यहाँ भी है, दोनों में। गोल्जी उपकरण यहाँ भी है, जंतु कोशिका में भी है, और गोल्जी उपकरण पादप कोशिका में भी है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रीय झिल्ली है, केंद्रीय झिल्ली यहाँ भी पाया जाता है और केंद्रीय झिल्ली यहाँ भी पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली यहाँ भी है, जंतु कोशिका में भी, और प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका में भी है। ब्राह्म कोशिका तो ब्राह्म कोशिका नहीं पाया जाता है, इसमें ब्राह्म कोशिका जो है नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में, लेकिन यहाँ पाया जाता है जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में है, और कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये सब अंतर है। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, तो जंतु क्या है, पादप कोशिका में जंतु, ये सब का पादप है, जंतु यह जंतु कोशिका है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रियन दोनों में पाया जाता है। जंतु पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम है इसमें, देख लेते हैं एक बार। राइबोसोम इसमें नहीं पाया जाता, इसमें राइबोसोम है। राइबोसोम और राइबोसोम तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। हरित लवक जो है दोनों में होगा। हरित लवक इसमें नहीं है। हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव है इसमें, केंद्रीय झिल्ली है, कोशिका द्रव है, तो दोनों में कोशिका द्रव पाया जाता है, इसमें दोनों में। तो समझ में आ गया, दोनों में जो है कहाँ केवल हरित लवक में अंतर है, इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें पाया जाता है। और एगो क्या है, एगो है केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, केंद्रक इसमें है, हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता, हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है ना। और एगो था कोशिका भित्ति, इसमें नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है। 2-3 को इसमें है जो अंतर है, बाकी बात सेम जो है इसमें वही इसमें पाया जाता है, इसमें वही पाया जाता है, लेकिन 2-3 को इसमें एक्स्ट्रा पाया जाता है, अंतर यही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली
सेल मेम्ब्रेन का प्रमुख कार्य कोशिका भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का क्या चयन करता है। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगहीन प्रभासी तथा लसलसा वजन युक्त पदार्थ रहता है जिसे जीव द्रव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव। जीव द्रव जो है कोशिका के अंदर दो भागों में बांटा होता है। जीव द्रव कोशिका के अंदर दो भागों में बांटा होता है। पहला है ऑप्शन ए केंद्रक द्रव, ऑप्शन बी में दो है, एक ए में है केंद्रक द्रव और दो में है केंद्रिका द्रव। ठीक है। अगला है नोट, जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है तो कोशिका फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है प्यारे दोस्तों। अगला है, अगले आ जाइए। अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीव द्रव संकुचन में परिभाषित करता है। क्या करता है? परिभाषित करता है। तो अगले चैप्टर पर चलते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, चैप्टर नंबर क्या हो गया? 461 है ना। 460 पढ़ा था, 461 आ गया। चलते हैं, जूम करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, क्या है? कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थों का संकुचन जीव द्रव कुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचन। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थों का संकुचन जीव द्रव कुचन कहलाता है। ठीक है। अगला, कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगमय, कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगमय झिल्ली भी कहते हैं। क्या? झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण होता है कोशिका का झिल्ली से। किसके? कोशिका के झिल्ली से नियंत्रण होता है। एनसीईआरटी के द्वारा पूछा गया। कौन सा कोशिकांग पादप जंतु एवं जीवाणु तीनों में होता है? कौन सा कोशिकांग पादप जो जंतु एवं जीवाणु तीनों में होता है? तो कोशिका झिल्ली। दोनों में होगा, तीनों यहाँ लिखा गया, दोनों में होता है। कौन सा कोशिकांग पादप जंतु एवं जीवाणु दोनों में होता है? तो कोशिकांग झिल्ली हो जाएगा। केंद्रक क्या है? न्यूक्लियस। केंद्रक को न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है। केंद्रक ये क्या? केंद्रक हुआ न्यूक्लियस, यही इसी को केंद्रक कहा जाता है। ठीक है। न्यूक्लियस। ठीक है। क्या है? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस इन्वॉल्व न्यूक्लियस क्या है? लैमिना। क्या है? लैमिना। अगला है क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमेटिन यहाँ है, यहाँ भी है। ठीक है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ है। ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और राइबोसोम, ये क्या है? राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो है ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। क्या है प्यारे दोस्तों? केंद्रक है। यह पादप मतलब केंद्रक कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। आप लोग लगा लीजिएगा कॉपी में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें DNA क्या? DNA तथा RNA एवं और गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। DNA और RNA पाए जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन, यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। केंद्रक जो है कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। केंद्रक कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ का भंडार गृह स्टोर ऑफ हाउस होता है जो प्रजनन है ना, रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक, इसके मुख्य 4 भाग है। केंद्रक के कितने भाग है? 4। केंद्रक काला 1, केंद्रक द्रव 2, केंद्रिका 3 तथा
क्रोमैटिन धागे 4। केंद्रक के कितने भाग है? 4। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रक केंद्रिका तथा क्रोमैटिन धागे 4 भाग है। केंद्रक के कितने? 4 भाग। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है? किस जीव में जो है स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है? जीवाणु में। किसमें? जीवान में। जीवान है लेकिन जीवाणु होगा, ठीक है, गलत लिखा है, जीवाणु में। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन देगा कि पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ का पाया जाता है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज, वहाँ ऑप्शन देगा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत रहेगा, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, राइबोसोम, ये सब ऑप्शन में रहेगा, तो आप सही मारिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई थी। किसके? कोलिकर के द्वारा। क्वेश्चन आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? कोलिकर के द्वारा किया गया था। कब? 1880 में। 2 प्रश्न होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? कोलिकर ने। कब किया? 1880 में। किसने किया? कोलिकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1880 से 90 ईस्वी में क्या है? अल्टमैन ने इस बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1898 ईस्वी में रखा, है ना। 1880 से 90 ईस्वी में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1898 ईस्वी में रखा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से, कितनी? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या कहता है? ऊर्जा। यहाँ पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है या कोशिका का गृह कहा जाता है? ऊर्जा कहिए या गृह कहिए? गृह मतलब घर, मतलब हाउस, तो कोशिका का गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। या पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। इससे कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का पाचन तंत्र किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मारिएगा। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। एक एक आपको हम बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको डेली यहाँ पे 3 वीडियो डेली अपलोड हो जाएगा। 8 बजते आपको 8 बजे से पहले 7 साढ़े 7 बजे आपको यहाँ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग 7 साढ़े 7 8 बजे से पहले आप देख सकते हैं, ठीक है। 7 साढ़े 7 में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, साढ़े 7 8 बहुत हाईएस्ट होगा, लेकिन 8 से पहले हो जाएगा, ठीक है। इसे कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पाचन तंत्र किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिकीय श्वसन संबंधित अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं जो है, कोशिकीय श्वसन संबंधित अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयनों, पोषक अणुओं व ऊर्जा अणुओं के लिए प्रगमय, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए ही प्रागम्य होता है। एटीपी अणुओं के लिए ही प्रागम्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में विषों का निराकरण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, इसमें दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है। नेक्स्ट चलिए अगला है लवक। लवक केवल पौधों में पाए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। लवक कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में। कहाँ? पौधों में, ठीक है। पूछेगा कि लवक कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो है 3 प्रकार के होता है। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णिक लवक।
क्या है, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। यहाँ वलक लिखा है, गलत है, लेकिन लवक होगा, अवर्णी लवक होगा। ठीक है। अब हरित लवक का कार्य क्या है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और वर्णी लवक विभिन्न क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग के लिए होता है। वर्णी लवक जो विभिन्न प्रकार के रंग के लिए होता है। अवर्णी लवक स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करता है। अवर्णी लवक जो है स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करता है। क्या संग्रह करता है, स्टोर करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या है गोल्जी का, क्या है गोल्जी का मतलब गोल्जी बॉडी। इसकी खोज 1898 ईस्वी में, कब, 1898 ईस्वी में क्या है, कैमिलॉजी, क्या है कैमिलॉजी क्या है लोगोलॉजी, क्या प्यारे दोस्तों, कैमिलोगोलॉजी के द्वारा की गई है। ठीक है। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। गोल्जी काय जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। दोनों हम आपको फिगर दिखाएं, उसमें दोनों में गोल्जी काय होते हैं। और इससे क्या है डिक्टियोसोस, क्या है डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ठीक है। क्या प्यारे दोस्तों, इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसका मुख्य कार्य किसको, गोल्जी काय को मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करता है। गोल्जी काय जो है कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करता है। गोल्जी काय कोशिका का प्रमुख स्त्रावन अंग है। यह लाइसोसोम एवं पैराक्सियोसोम के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। अगला है, गोल्जी काय शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में सहायक होता है। गोल्जी काय जो है शुक्राणुओं और अग्रपिंडों के निर्माण में सहायक होता है। गोल्जी काय यह जंतु में विभिन्न प्रकार के हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, यह विभिन्न कोशिकाओं पदार्थ के विनिर्माण उनके संग्रहण तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। इसलिए इसे यूकेरियोटिक कोशिकाएं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है। क्या होता है, परिवहन केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी काय के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सिल्वर गोल्जी काय के अध्ययन में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसका याद रख लीजिएगा, इस पॉइंट का। ठीक है। गोल्जी काय सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी काय जो है सरल शर्करा को किस में बदलता है, तो जटिल शर्करा में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये पादप कोशिका में नहीं पाएगा। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका होता है ना, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज लाइसोसोम की खोज देवदीव के द्वारा की गई थी। यह एकल झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो लाइसोसोम में। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय अथवा अंतःप्राद्रव्य जलका में होता है ना। इनका निर्माण जो है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय अथवा अंतःप्राद्रव्य जलका में होता है। लाइसोसोम नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम जो है नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है। अगला, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहता है। लाइसोसोम का है ना, लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम जो है दोनों में पाया जाता है।
पादप कोशिका, जंतु कोशिका, दोनों में। इसका खोज जो है क्या है, प्लेड के द्वारा किया गया था। क्या, प्लेडे के द्वारा किया गया था। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। कौन, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। यह जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, यह किसी भी प्रकार के झिल्ली से घिरा नहीं होता है। राइबोसोम जो है किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरा नहीं होता है। ठीक है, राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। क्या है प्यारे दोस्तों, राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अतः इससे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या, प्रोटीन का संश्लेषण करना क्या कहलाता है, तो राइबोसोम कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, नोट में प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम कौन किया था, तो नमूरा क्या है, नमूरा ने किया था। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम नमूरा ने किया था। कौन, नमूरा ने। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स के आसपास में जुड़ने के लिए Mg++ आयन की आवश्यकता होता है। ठीक है, अगला 9 में है, तार्किकाय सेंट्रोसोम। क्या, सेंट्रोसोम तार्किकाय। क्या, तार्किकाय। चलिए, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तार्किकाय जो है कहाँ पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में सिर्फ पाया जाता है। ठीक है, ठीक। इसका खोज मतलब तार्किकाय सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी क्या है, बोवेरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो बोवेरी के द्वारा की गई थी। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। मतलब यह जो है तार्किकाय सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। तार्किकाय का प्रमुख कार्य सूक्ष्म नलिकाएं प्रोटीन की खोखली नली का संगठित करना है, जो कि कोशिकाओं कंकाल को स्थिर संरचना प्रदान करता है। अब आगे आ जाइए 10 नंबर में, गुणसूत्र। क्या, गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स, इसकी खोज वाल्थियर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई। धागे सदृश संरचनाएं होती है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र में पाई जाती है। कौन, गुणसूत्र। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। जो है गुणसूत्र जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इनके ऊपर जो दाने के समान संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें हम जीन मान सकते हैं। क्या मानते हैं, जीन मान सकते हैं। अगला पॉइंट है कि न्यूक्लियक अम्ल में पाए जाने वाले बंध आकर्षण बल को फास्फो डाइस्टर बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइस्टर बंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रोटीनों का कुकटन नहीं करता है। अगला है, इन्हें आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। क्या, वाहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पर मिलते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या, सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के अंतिम छोर को टीलोमियर कहते हैं। क्या, अंतिम छोर को टीलोमियर कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियक अम्ल डीएनए। क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियक अम्ल जो है डीएनए, देख लीजिए सर, डीएनए। अगला है, यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात यह अम्ल हमारा आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक्स मटेरियल है, उसे डीएनए कहलाता है। क्या, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए नेक्स्ट है, इस अम्ल में डीऑक्सीराइबोज, क्या डीऑक्सीराइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार, 2 प्यूरिन एडेनिन ए एवं गुआनिन जी तथा 2 क्या है पायरेमाइडिन थायमिन एंड साइटोसिन सी होते हैं। ठीक है, सी से साइटोसिन होते हैं। नेक्स्ट डीएनए के द्विरुजुकी, क्या है डीएनए के द्विरुजुकी प्रतिरूप की खोज वाटसन एवं क्रिक, कौन वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनके अनुसार डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, क्या है 20 एंगस्ट्रॉम तथा एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा अशाखित, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा अशाखित तथा सर्पिलाकार होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट, डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक टर्न में कितने? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एडेनिन, क्या है एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन क्या है बॉन्ड ए डबल टी तथा साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, किसके है? साइटोसिन और ट्रिपल क्या हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया है और गुआनिन है, ठीक है, के साथ बनाता है। अगले क्वेश्चन आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन क्या है? केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में क्या है? केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है? तो डीएनए केंद्रक में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी डीएनए होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट, किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है, जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसी निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलके जेफ्रेज के द्वारा किया गया था। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने किया था? डॉक्टर एलके जेफ्रेज के द्वारा की गई। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान कहाँ है? डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान कहाँ? हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर होता है। हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ इस स्थानों पर क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता। पहला, अपराधियों का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट का। खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में डीएनए की प्रयोग होता है। संपत्ति विवाद के निपटारे में डीएनए के प्रयोग होता है। अनुवांशिक रोग जेनेटिक डिसीज के इलाज में होता है। क्या? पराजिनी फसल के निर्माण में डीएनए का प्रयोग होता है। आरएनए, चलिए आरएनए क्या है? आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। चलिए, यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है।
क्या है प्यारे दोस्तों, आरएनए जो होता है यह अम्ल के कुछ विषाणुओं के ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इन सूचनाओं से ही हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला है, इस अम्ल में राइबोज शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। कितने? 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। यहाँ डीएनए के थाइमिन क्षार की जगह क्या है, यूरेसिल यू नामक क्षार होता है, जबकि अन्य क्षार समान होते हैं। अन्य क्षार क्या होता है? समान होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो mRNA, एम मतलब मैसेंजर, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, यह एमिनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। एमिनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। दूसरा है tRNA, ट्रांसफर आरएनए, यह एमिनो एसिड को क्या है, राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सबसे छोटा आरएनए है। राइबोसोम तक पहुंचाने का काम tRNA करता है। अगला है प्यारे दोस्तों rRNA। क्या है? rRNA राइबोसोमल, क्या है, राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम पर पाया जाता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। अगला है क्या है, अंतःप्रद्रवी जल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे क्या है प्यारे दोस्तों, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस केंद्र है, न्यूक्लियस क्या है, इन्वेलोप है ना, राइबोसोम है। क्या है प्यारे दोस्तों, राइबोसोम। नेक्स्ट क्या, रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह पादप जो है कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी। किसकी खोज? अंतःप्रद्रवी जलका की खोज जो है, किसका? अंतःप्रद्रवी जलका की खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी। सबसे बड़ी कोशिका अंग है अंतःप्रद्रवी जलका। इसके भीतर का स्थान ल्यूमेन कहलाता है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जलका कुछ मात्रा में हार्मोन्स का भी संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इसका मुख्य कार्य वस्तुओं तथा प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अगला ER 2 प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे स्मूथ ER कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक कहा जाता है। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन सा कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं क्या औषधि को विष रहित करता है? कौन? चिकनी अंतःद्रवी जलका करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रॉ ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। यह कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विक्यूल। क्या है? विक्यूल रसधानी। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। रसधानी कहाँ? पादप कोशिका, प्लांट में पाई जाती है, प्लांट सेल्स में। यह एक झिल्ली में घिरी हुई होती है। रसधानी जो एक झिल्ली में घिरी हुई होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। 14 अंतःद्रवी जलका। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको कहते हैं ER। क्या कहता है? ER मतलब अंतःद्रवी जलका एंडोप्लाज्मिक, क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल होती है। यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए
गमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं होता है। क्या होता है? उत्पादन का स्थल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या है? परासरण। क्या है परासरण? मतलब इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। कौन? परासरण। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला अल्प परासरण कोशिका फूल जाएगी। अल्प परासरण में कोशिका क्या होता है? फूल जाएगी। सम परासरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सम मतलब बराबर, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अति परासरण में कोशिका चिपक जाती है। अति परासरण में कोशिका क्या होता है? चिपक जाती है। एक कोशिकीय अवयवी जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। क्या करता है? जल ग्रहण करता है। जीन। क्या है? जीन आनुवंशिकी की इकाई है। क्या है प्यारे दोस्तों? जीन जो है आनुवंशिका की इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को समर्पित करता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट, जंपिंग जीन की अवधारणा। क्या? अवधारणा बराबरा की क्या है? बारबरा मैक क्या है? क्लिंटॉक। क्या है? क्लिंटॉक द्वारा मक्का पर प्रयोग के दौरान दी गई थी। ट्रांसपोजोन के नाम से भी प्रचलित जंपिंग जीन डीएनए के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम में अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होता है। अगला है कोशिका। क्या है? एक कोशिकाएं जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा क्या है? विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति क्या है? नए जीवों की उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए प्यारे दोस्तों, थ्योरी क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग को कैसा लगा प्यारे दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि आपके पास हर समय जब भी वीडियो यहाँ से पर डे 3 क्लास लिया जाएगा आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा। और इस बुक को आप सही डायरेक्शन में समय के अनुसार देखते हुए आप अच्छे ढंग से पढ़िए। आपका यही बुक आपको इस बुक के अलावा दूसरा बुक साइंस में पढ़ने का नहीं है। ठीक है। आप इस बुक को अच्छे तरीक़ा से एक एक क्वेश्चन करके आप पढ़ लीजिए। आपको दूसरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में मार लेते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़े हैं, आपको याद होगा। एक कोशिकीय क्या? एक कोशिकीय जीवों है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में सही कथन चुनिए। क्या है? सही कथन चुनना है। पहला है एक कोशिकीय जीवों में उत्तक समन्वित क्या है? समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। बी, एक कोशिकीय जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सी, एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। डी, सभी एक कोशिकीय जीव पक्षमाभिकाओं द्वारा गति करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जाता है? ऑप्शन ए, जीव अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं। बी, कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं होता है? केंद्रक की भाग नहीं होता है तो राइबोसोम नहीं होता। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी कोशिका अंगक, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी जीन। आपका सही जवाब ए बी हो जाएगा, कोशिका अंगक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीव द्रव नहीं, गुणसूत्र नहीं, हरित लवक नहीं होगा, कोशिका द्रव हाँ। आपको सही जवाब डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई या आकार को व्यस्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। तो आपका सी हो जाएगा, माइक्रोमीटर होता है ना। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य की वह डैश क्या है? तो आपका ऑप्शन ए कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। कौन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? कौन जो है कोशिका नहीं है? तो ऑप्शन है लाल रुधिर कणिका नहीं है, जीवाणु नहीं है, शुक्राणु नहीं है, विषाण। तो ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा, विषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है। कपोल जो है किस कोशिकाओं में नहीं होता है? तो लवक कोशिका में नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? कौन सा कार्य जो है राइबोसोम का नहीं है? ऑप्शन ए यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक करता है, ऑप्शन बी यह एंजाइमों का निर्माण में सहायता करता है, ऑप्शन 3 हो गया यह हार्मोन के निर्माण में सहायक करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। यह हार्मोन के निर्माण में सहायक करता है और यह घमंड स्टार्च अणुओं के निर्माण से सहायक करता है। तो आपका 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा सही। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को अवशित रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका, ऑप्शन डी रसधानी। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है? कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या है? रुक्ष अंतर्द्रव्य जलिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल करता है। कौन हो जाएगा? 14 का हो जाएगा आपका क्या है प्यारे दोस्तों? 14 का हो जाएगा कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा जो जटिल शर्करा में बदलने में शामिल करता है वो कौन हो जाता है? ऑप्शन ए अंतर्द्रव्य जलिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। तो आपका सही जवाब गोल्जी उपकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर,
क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है किसमें? अंतर्द्रव्य जल का, बी गोल्जी उपकरण, सी केंद्रक, डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही जवाब बी हो जाएगा। गोल्जी उपकरण में सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर में, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है वो क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? एकल झिल्ली का आवरण होता है। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, रसधानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिकाएं पादप में कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, है ना। कहाँ पूछा जाता है? तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? सेल वाल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। आपका संदर्भ सेल वाल, कोशिका भित्ति, क्या? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, न्यूक्लियस, केंद्रक, क्या? वैक्यूल। रसधानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बीज अंकुरण, ए में अंकुरण या बीज, या बी में हो गया जाइलम, और सी में हो गया प्ररोहर सिरे, डी में हो गया जड़। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, जड़। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। क्या है? कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रुक्ष अंतर्द्रव्य जलका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 21 नंबर में है कि प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र कहलाता है। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है केंद्रक, बी में है केंद्रिका, सी में है न्यूक्लियर, और डी केंद्रकाभ कहलाता है। क्या? केंद्रकाभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसके अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? क्या प्यारे दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसकी एक से अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए अंतर्द्रव्य जल का, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। क्या है? 23 नंबर, केंद्रक के अलावा क्या है? केंद्रक के अलावा यह अंगक किसमें डीएनए होता है? किसमें डीएनए होता है? तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। किसमें? विसंगत कथन को क्या करना है? चुनना है। विसंगत, अर्धपरागमय झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी, झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। सी, कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में होकर क्या आसानी से गुजर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है प्यारे दोस्तों, पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। क्या होता है? काइटिन शर्करा होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न द्वारा संश्लेषित किया जाता है। निम्न द्वारा क्या संश्लेषित किया जाता है? ऑप्शन है चिकनी अंतर्द्रव्य जल का, बी रुक्ष अंतर्द्रव्य जल का, सी गोल्जी उपकरण, डी लवक। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, चिकनी अंतर्द्रव्य जल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में क्या है कि नई कोशिका का निर्माण
पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? तो ऑप्शन ए हैकेल ने, बी विर्चो ने। क्या है? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? तो हैकेल ने, विर्चो ने, हुक ने, स्लाइडेन ने। आपका ऑप्शन बी सही है, विर्चो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। क्या निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। बिहार दरोगा में 2019 में पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिलीन अम्ल का विघटन होता है। बिल्कुल गलत है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। सही है। क्यूनन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ऑप्शन ए क्या है? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सेल वियर डोज द प्रोसेस breakdown of glucose 6 carbon क्या है मोल्यूल टू पायरुवेट क्या है पायरुवेट ए 3 कार्बन क्या है मोलिकुल टेक प्लेस। ये क्या है? ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर का 9/9/2022 में शिफ्ट 3 में। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। क्या? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में। इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रवी जलका से नहीं है? किसका संबंध जो है अंतर्द्रवी जलका से नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। बी, यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। सी, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। डी, यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है। ऑप्शन सी सही है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक प्राक केंद्रीकी कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। क्या है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम। आपका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। क्या है? ऑप्शन ए अर्धपरागमय झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना, है ना। बी है विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। सी है अर्धपरागमय झिल्ली से होकर विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। और अगला है अर्धपरागमय झिल्ली से होकर विलय अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? अर्धपरागमय झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले जल से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए अल्प पराश्रयी माध्यम में द्रव झिल्ली का टूटना। और बी हो गया अल्प पराश्रयी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना। आपका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या है पायरुवेट अम्ल किस कोशिकाएं के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? क्या है? मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या है पायरुवेट अम्ल किस कोशिकाएं के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ए
कोशिका द्रव। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। संकुचनशील जो है प्रोटीन पाई जाती है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए अस्थियों में, बी रुधिर में, सी पेशियों में, डी उपास्थियों में। आपका सही जवाब हो जाएगा सी पेशियों में। क्या? पेशियों में पाया जाता है। गलत वाक्य चुनिए। क्या है प्यारे दोस्तों? गलत वाक्य चुनना है। क्या है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत अंतर्गत रखा जाता है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। बी विटेकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया की ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया जाता है ना। तो इस गलत वाक्य को चुनना है। ठीक है। अगला है सी, मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। बिल्कुल तीनों सही है। अगला है डी, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्र होता है। बिल्कुल गलत है। आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 36 नंबर, क्या 36 नंबर क्या है? किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए केवल पैतृक डीएनए का, बी केवल मातृक डीएनए का, सी मातृक एवं पैतृक दोनों डीएनए का, ऑप्शन डी ना तो मातृक डीएनए और ना ही पैतृक डीएनए। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, मातृक एवं पैतृक दोनों के डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, कोशिका। क्या है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन ए अंतःप्रदैवी जल का, बी नाभिक, सी गोल्जी का, डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही जवाब ऑप्शन ए अंतःप्रदैवी जल का कहलाता है। ठीक है। 38 नंबर, क्या है? 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ये बिहार दरोगा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरित लवक, बी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। आपका सही जवाब राइबोसोम हो जाएगा कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन कथन सत्य नहीं है? कौन कथन जो है सत्य नहीं है, तो आप मिला सकते हैं। चलिए, क्या है? ऑप्शन ए है अर्धसूत्रण 2 चरण में होते हैं, बी अर्धसूत्रण के क्या परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किस कोशिकांग ऑर्गेनेल की कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 29/8/2028 में 18 में क्वेश्चन पूछा गया कि किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियोल, डी नाभिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नाभिक हो गया, नाभिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु है? कौन सा एक कोशिका में अधिक पाए जाने वाला अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो क्या है? ऑप्शन ए जल, बी कार्बोहाइड्रेट, सी शैवा, डी प्रोटीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ए जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, बी माइकोप्लाज्म की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है, सी विषाणु समशकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में जब चोट लग जाता है उसको मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? केवल समसूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में यही क्वेश्चन मार्क को पूछ दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 में, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। 23 जोड़ी होते हैं। 23 दूना 46 होते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। 45 में, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है क्या? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में नहीं होते। आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? आपका ऑप्शन ए सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ए हो जाएगा, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति में क्या है? अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, क्या है 48 नंबर, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल क्या है? फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन, एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, दोनों से, ए बी दोनों से। तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्रामेड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण है ना, सेल्यूलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल को कहते हैं। तो एसएससी सीजीएल 2000, एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है? ऑपोटोसिस हो जाएगा, ऑप्टोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन सी प्रोटीन है। कौन सा? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, तारककाय की खोज किसने की थी? आरआरबी ग्रुप टी में पूछा गया कि तारककाय की खोज किसने की थी? तो कौन किया था? जॉर्ज गोल्जी, बोवेरी, इवानोवस्की, वाटसन ने। तो बोवेरी ने की थी। कौन? बोवेरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? राइबोसोम को किसने देखा था? अरस्तु, जॉर्ज गोल्जी और जीई फ्लैडे ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जीई फ्लैडे ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 55 नंबर में, क्या है? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किससे कहते हैं? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किससे कहते हैं? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गोल्जी कॉर्ड, डी तारककाय। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, गोल्जी कॉर्ड को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रद्रवी जलका की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रवी जलका की खोज किसने किया? रॉबर्ट ने, के.आर. पोर्टर ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, के.आर. पोर्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम
सर्वप्रथम किसने दिया? तो क्या है? कोलिकर, रॉबर्ट, सी बेल्डा ने, अल्टमैन ने। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, सी बेल्डा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन किसमें होता है? ऑप्शन ए ईस्ट, बी अमीबा, सी प्रोटोजुआ, डी कायिक कोशिका। आपको सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किससे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी रिक्टिका, डी क्लोरोप्लास्ट। आपको सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की किसने की? तो नॉल तथा रस्का ने किया था। नॉल तथा रस्का ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। 61 नंबर, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। किसका? भोजन का। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन करता है? रंग प्रदान आकर्षक कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 63 में, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक की तरह कार्य करती हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक की तरह कार्य करता है? कौन करता है? तो डेस्मोसोम, राइबोसोम, सी धानी, डी लाइसोसोम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 64, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? किसकी? तो लाइसोसोम की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या है? जो है लाइसोसोम हो जाएगा। और ग्रुप डी में 27/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया। ग्रुप डी 13/9/2022 शिफ्ट 1 में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राककेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है? कौन नहीं होता? केंद्रक झिल्ली नहीं होता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 66 नंबर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? तो डीएनए है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है सही? तो आपका ऑप्शन ए प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्राकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। किसका करें? ऑप्शन ए अत्यधिक छोटा आकार, बी झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? ऑप्शन ए इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचयन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो क्या कर देती हैं? तो ऑप्शन बी जल हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचयन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर देता है। कौन? जल कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, क्या स्लाइडेन और श्वसन द्वारा
दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से जीवों पर लागू नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? तो विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है अगला? एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? तो फास्फोरस निभाता है। ऑप्शन ए फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो रसधानियों में। बी करेक्ट आंसर। रसधानियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन ए क्योंकि यह कोशिकीय सामग्री भंडार है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को पचा सकता है, क्योंकि यह कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए अवशोषण, बी प्रासरण, सी विसरण, डी अंतःकोशिका। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 76 नंबर निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाएं केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो आपको सही हो जाएगा सी लवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पाए सकते हैं? निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया, ग्रुप डी में भी पूछा गया, कहाँ पाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीर 1 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर 2 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर 3 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। ऑप्शन डी सही है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ हो जाएगा इस क्षेत्र में हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 में। अगले क्वेश्चन है कशेरुकियों की आकृति कोशिकाओं में ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का संश्लेषण, बी औषधियों और विषों का निरावीसीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है चयनित परागमय झिल्लियों वे झिल्लियाँ है जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल विलायक अणुओं परत विलायक अणुओं को नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 का हो जाएगा। 80 का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज क्या है एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं? 3 बनते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक है? कौन है? जीन है। बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक कोशिका द्रव में होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि एक अविभाजित कोशिका में डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद रहता है? किसके भाग के? तो डी हो जाएगा आपको क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ए लवक और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 87 नंबर क्या है? आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा?
तो आपको क्या परिवर्तन दिखाई देगा प्यारे दोस्तों? तो क्या होगा, कुछ कोशिकाएं जल का अवशोषण करेगी और अन्य कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी। ऑप्शन बी, कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट है दूसरा चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह है? तो आप सही कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जानवरों में मौजूद नहीं है लेकिन पौधों में यह है? तो कौन सा है? तो स्टार्च जो होता है पौधा में होता है, जानवर में नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का प्रोवाइड कराएंगे। तीनों सब्जेक्ट का रहेगा क्लास। चलते हैं और जाते जाते कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोग नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको जब भी अपलोड यहाँ से वीडियो करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसका लाभ ले सके। चलते हैं। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।